रिया की नई नई शादी हुई थी। आज घर में उसका चौथा दिन था। अचानक रिया की आंख खुली। उसने हड़बड़ाकर घड़ी देखी तो सुबह के 9 बज रहे थे। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मैं नई बहू हूं और मुझे उठने में सुबह के 9 बज गए। क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा मम्मी जी के ऊपर। आज तो पक्का मम्मी जी के तानों से मेरे कानों में दर्द हो जाएगा। हाय रिया, ये तूने गजब कर दिया। अब जल्दी से उठकर पहले मम्मी जी के पास जाती हूँ, उनका पारा तो आज हाई होगा ही। रिया बिना बाल संवारे घबराते हुए कमरे से बाहर भागी। हॉल में पहुंची तो नजारा ही कुछ और था। शांति जी आराम से सोफे पर बैठी टीवी पर अपना फेवरेट शो देख रही थी। मम्मी जी, आई एम सो सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला अलार्म कब बजकर बंद भी हो गया। वो मायके में मुझे थोड़ी देर से उठने की आदत थी ना, इसलिए शायद लेट हो गई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी मम्मी जी, पक्का प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग बेटा। और कोई बात नहीं, सो गई ज्यादा तो क्या हो गया। अरे आ गई होगी गहरी नींद। और फिर घर में ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ना है जो जल्दी उठने की जरूरत थी। मैं समझती हूँ शादी में भी तो थकान होती है। जा आराम से तैयार हो जा, फिर चाय पीता है। रिया आंखें फाड़कर शांति जी को देखती रह गई। ना कोई ताना, ना कोई गुस्सा। रिया को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। कुछ देर में रिया फ्रेश होकर किचन में आई और शांति जी के पास आकर कहा, मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे बेटा, जो तेरा मन करे बना ले, मैं तो सब कुछ खाती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप बताइए ना, आज आपकी पसंद का बना देती हूँ, कल अपनी पसंद का बना लूंगी। अच्छा ठीक है, तो इतनी जिद कर रही है तो बताती हूँ। एक काम कर, गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरी बना ले। ठीक है मम्मी जी, आप जाकर आराम से बैठिए, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। शांति जी किचन से चली गई। रिया ने शांति जी को इम्प्रेस करने के लिए कह तो दिया था कि वो नाश्ता बना लेगी, पर किचन में उसे ना तो मसाले मिल रहे थे, ना ही उससे पूरी का आटा ठीक से गूंथ पाया। अब मैं क्या करूं? नाश्ते का टाइम हो चुका है और मुझे तो ये आलू की सब्जी पूरी बनाई नहीं जा रही, पर नाश्ता तो बनाना पड़ेगा। आइडिया, एक काम करती हूँ, फटाफट पोहा बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ। मुझे पोहा अच्छे से बनाना भी आता है और झटपट बन भी जाएगा। और इस तरह आधा घंटा खराब करने के बाद उसने हार मानकर झटपट पोहा बना दिया। वो डरते डरते डाइनिंग टेबल पर पोहा लेकर आई। अमन भी नाश्ते के लिए बैठ चुका था। रिया, मम्मी ने तुमसे कहा था ना कि आलू पूरी बनानी है, पर तुमने ये पोहा क्यों बना दिया? वो मुझसे ना आटा नहीं गूंथा गया और मुझे मसाले भी नहीं मिल रहे थे। आते ही बहाने शुरू। अरे कुछ नहीं मिल रहा था तो मम्मी से पूछ लेती। अगर तुमने मम्मी की पसंद पूछी थी तो फिर नाश्ता वही बनना चाहिए था ना। ये तुमने गलत किया रिया। अरे अमन, क्यों सुबह सुबह तू पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है? कोई बात नहीं रिया बेटा, नहीं समझ में आया होगा या नई किचन है तो सामान नहीं मिला होगा, क्या दिक्कत है। पोहा भी तो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और सच कहूँ, नाश्ता थोड़ा लाइट ही होना चाहिए। अरे पर मम्मी, आपने आलू पूरी बनाने को कहा था, इसे आपकी बात माननी चाहिए ना। अरे चुप कर, मुझे कोई एतराज नहीं है तो तू क्यों वकील बन रहा है। ला रिया, मुझे दे दे प्लेट। और अमन, तू भी चुपचाप पोहा खाकर ऑफिस जा। रिया बेटा, तू भी बैठकर नाश्ता कर ले, ये वाकई टेस्टी बना है। शांति जी ने मजे से पोहा खा लिया। रिया एक बार फिर हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सास इतनी कूल कैसे हो सकती है। दोपहर में शांति जी की पड़ोसन विमला घर आई हुई थी। रिया दोनों के लिए पानी लेकर आई और वापस मुड़कर दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। आज तो पक्का मम्मी जी मेरी जी भर के चुगली करेंगी। आखिर में काम ही ऐसा किया है मैंने। शांति, तू भी ना बिल्कुल भोली है। मैंने देखा तेरी बहू सुबह 9 बजे उठकर बाहर आ रही थी और तूने उसे कुछ नहीं कहा। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगी, लगाम थोड़ी कसकर रखा कर। अरे विमला, रिया कोई घोड़ी है जो मैं लगाम कसकर रखूं? और इसमें सिर पर चढ़ने वाली क्या बात है। अभी नई नई आई है, धीरे धीरे घर के रूटीन में ढल जाएगी। और ना भी ढले तो क्या फर्क पड़ता है, घर उसका है, उसकी जो मर्जी पड़े वो करे। अरे पर घर के तौर तरीके समझाना तो सास का ही काम है ना। तू उसे ऐसे आजादी देगी तो वो तो घर के काम करेगी ही नहीं। उससे तो मौज मिल जाएगी कि कोई बोलने वाला तो है नहीं, अपनी मन मर्जी चलाओ भाई। देख विमला, वो इस घर की बहू है, ये अब उसका घर है। अब मुझे करना ही क्या है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत काम कर लिया। अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने टीवी सीरियल्स देखने हैं, अपना आराम करना है। मुझे किसी के सर पर डंडा लेकर थोड़ी ना खड़े रहना है। देख शांति, बुरा मत मान, तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है, इसलिए बस मैं तुझे समझा रही थी। आगे समझना ना समझना तेरी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दरवाजे के पीछे खड़ी रिया का मुंह खुला का खुला रह गया।
पर उसके मन का वो पुराना सास बहू वाला कीड़ा अभी मरा नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, कोई इतना चिल कैसे हो सकता है? सास तो अलग ही होती है, एकदम हिटलर टाइप। विमला के जाने के बाद रिया अपने कमरे में आ गई। वो बेड पर बैठी सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो अपनी माँ, मौसी और पड़ोसियों से यही सुना था कि सास तो सास होती है, हमेशा ताने मारती है और गलतियां निकालती है। नहीं, कोई इतना चिल कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे मम्मी जी की कोई बड़ी प्लानिंग है। हो सकता है वो बस ऊपर ऊपर से मिठा बोल रही हो ताकि अमन के सामने मुझे बुरा साबित कर सके। मुझे इनका टेस्ट लेना ही पड़ेगा। देखती हूँ ये कब तक अपना असली रूप छुपा कर रखती है। रिया ने तय कर लिया था कि वो जानबूझकर कुछ ऐसी गलतियां करेगी जिससे किसी भी आम सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए। शाम को शांति जी बालकनी में बैठकर अपने पौधों को पानी दे रही थी। रिया किचन में चाय बना रही थी। उसने चाय के कप में जानबूझकर 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच चीनी डाल दी। अब देखती हूँ मम्मी जी कैसे नहीं भड़कती। इतनी मीठी चाय पीकर तो अच्छों का बीपी हाई हो जाता है। आज तो पक्का मुझे डांट पड़ेगी। रिया डरते डरते चाय का कप लेकर बालकनी में गई और शांति जी को थमा दिया। शांति जी ने चाय का कप होठों से लगाया और एक घूंट पिया। रिया अपनी सांस रोककर उनके रिएक्शन का इंतजार करने लगी। शांति जी एक पल के लिए रुकी। उन्होंने कप को देखा और फिर रिया की तरफ देखा। अरे वाह रिया, आज चाय में चीनी का डब्बा ही उलट दिया क्या? वो मम्मी जी शायद मुझसे गलती से, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, फेंकती क्यों है? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। आज मुंह थोड़ा ज्यादा मीठा कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? शांति जी ने बिना कोई ताना मारे हंसते हंसते वो चाशनी जैसी चाय पी ली। रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पहला टेस्ट पूरी तरह फेल हो गया था और शांति जी तो इसमें डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गई थी। पर रिया अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। रात के खाने का समय हो गया था। रिया को खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा था और उसे अपनी सास का एक आखिरी बड़ा टेस्ट भी लेना था। उसने फ्रिज खोला और सुबह की बची हुई आलू की सब्जी और रोटियां निकाल ली। सुबह की सब्जी और ठंडी रोटियां, कोई भी सास अपनी लाडली औलाद को बासी खाना खाते हुए नहीं देख सकती। अब तो पक्का मम्मी जी मुझे खूब खरी खोटी सुनाएंगी। रिया ने बिना कुछ नया बनाए चुपचाप सुबह वही सब्जी रोटी गरम की और डाइनिंग टेबल पर लगा दी। अमन और शांति जी खाने के लिए बैठ गए। अमन ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा सब्जी में डुबोकर मुंह में रखा, उसका मुंह बन गया। उसने सब्जी के बाउल को ध्यान से देखा। रिया, ये क्या है? ये तो सुबह वाली आलू की सब्जी है ना? हाँ वो। हाँ, तुम पूरा दिन घर में रहती हो और रात के लिए एक फ्रेश खाना नहीं बना सकती? मम्मी को भी तुम सुबह का बासी खाना खिला रही हो? ये कोई तरीका है? अमान, ये क्या तरीका है रिया से बात करने का? रिया कोई घर की नौकरानी नहीं है, तेरी पत्नी है। पत्नी को इज्जत देना सीख। अरे पर मम्मी आप देखो तो ये सुबह की सब्जी रोटी दे रही है हमें। अरे तो क्या हो गया? सुबह की सब्जी में तो मसाले और अच्छे से रम जाते हैं। ये तो मुझे सुबह से भी ज्यादा टेस्टी लग रही है और रोटी तो गर्म है, देख तो जरा। अन्न का अपमान नहीं करते। जो मिला है ना उसे चुपचाप भगवान का नाम लेकर खा लो। इतना क्या नखरे करना। अमन अपनी माँ की डांट सुनकर चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाने लगा। शांति जी ने मजे से अपनी सब्जी रोटी खत्म की और अपने कमरे में चली गई। रिया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक बहुत ही प्यार भरा लेकिन करारा तमाचा जड़ दिया हो। रात के 10 बज रहे थे। रिया अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। उसका मन बहुत अजीब सा हो रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सहेली सिमरन का नाम चमक रहा था। रिया ने फोन उठाया। हेलो सिमरन, कैसी है तू? क्या बताऊं यार रिया, मेरी तो शादी के बाद जिंदगी नर्क हो गई है। क्यों, क्या हुआ? मेरी सास यार सुबह 6 बजे उठा देती है, दिन भर मशीन की तरह काम कराती है। अगर सब्जी में नमक थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो पूरे घर के सामने ऐसे ताने मारती है जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। यश भी ना अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोलता। मैं तो घुट रही हूँ यार। तू बता, तेरी शादी को भी कुछ दिन हो गए, तेरी सास कैसी है? वो भी ऐसे ही जीना हराम करती होगी ना? सिमरन की बात सुनकर रिया की आंखों के सामने सुबह से लेकर रात तक की सारी घटनाएं घूमने लगी। नहीं सिमरन, मेरी सास वैसी नहीं है। सच कहूं यार, मेरी सास तो हीरा है, हीरा। ढूंढने से भी ऐसी सास किसी को नहीं मिलेगी। मतलब? यार आज सुबह मैं 9 बजे उठी। उन्होंने मुझे एक ताना नहीं मारा। मैंने उनसे पूछकर आलू पूरी की जगह पोहा बना दिया तो अमन भड़क गया, लेकिन मम्मी जी ने अमन को डांट कर चुप करा दिया। हैं? सच्ची?
इतना ही नहीं, मुझे लगा वो नाटक कर रही है तो मैंने जानबूझकर उनकी चाय में ढेर सारी चीनी डाल दी। पता है उन्होंने क्या कहा? हंसकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, आज मुंह ज्यादा मीठा कर लेंगे। रात को मैंने सुबह की सब्जी रोटी दे दी तो अमन चिल्लाया, पर मम्मी जी ने उसे भी डांट दिया, चुपचाप खा ले, इतना क्या नखरे करना। रिया अपनी सहेली को ये सब बता रही थी, लेकिन बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी हरकतों पर बहुत भयंकर पछतावा हो रहा था। यार सिमरन, मैं कितनी बेवकूफ हूं ना। दुनिया की सबसे अच्छी सास मुझे मिली, जो मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर आजादी दे रही है, और मैं उनके प्यार को उनका नाटक समझ रही थी, उनका टेस्ट ले रही थी। ऐसी सास तो सच में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। उन्होंने मुझे एक बार भी परायापन महसूस नहीं होने दिया। हाँ यार, तू सच में बहुत लकी है रिया, अपनी सास की कदर करना। आजकल ना ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हाँ सिमरन, तू सही बोल रही है। मायके में मैंने हमेशा मम्मी चाची से यही सुना, सास अच्छी नहीं होती, बहुओं पर जुल्म करती है, ताने देती है। और ये सब सुनकर मेरे मन में भी यही बैठ गया था। मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि सास अच्छी भी हो सकती है, पर मेरी सास जैसी बहुत कम बहू को मिलती है। पर मुझे जो मिला है ना, आज से मैं उसकी कदर करूंगी। रिया ने सिमरन से बात करके फोन रख दिया। फोन रखने के बाद रिया ने एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी सांस ली। रिया के चेहरे पर अब कोई डर, कोई शक या कोई आलस नहीं था। उसके चेहरे पर बस अपनी सास के लिए गहरी इज्जत और बेइंतहा प्यार था। मैं भी कितनी पागल थी जो बिना बात के डर रही थी। मम्मी जी ने मुझे बहुओं वाली बेड़ियों में नहीं बांधा, बल्कि मुझे आजादी दी। अब मेरी बारी है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी मम्मी जी का मान रखने की। बिल्कुल वैसी ही बनूंगी जैसी वो है, समझदार, शांत और प्यार करने वाली। कल से मैं बिना उनसे कहे उनके लिए उनकी पसंद की आलू पूरी खुद बनाऊंगी। रिया सुकून से मुस्कुराती है और खुशी खुशी अपने बिस्तर पर लेट जाती है। दिव्या, क्या हर वक्त ही ऑफिस का काम लेकर बैठ जाती हो तुम? कभी तो इससे बाहर निकलो। एक तो तुम्हारे ये लैपटॉप और ये जिम के डंबल, तुम्हारी पूरी जिंदगी अब बस इन दोनों चीजों के बीच में ही चल रही है। हर वक्त काम करके तुम बोर नहीं होती हो क्या? माँ, आपको पता है ना, मुझे हमेशा से मेरे हाथों में लैपटॉप, घड़ी ये सब चाहिए था। आपकी तरह चूड़ियां और बेलन नहीं। ये लैपटॉप हाथ में आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। लोग बाहर त्योहार मनाते थे और मैं घर में किताबों में घुसकर बैठी रहती थी, तब जाकर ये लैपटॉप मेरे हाथ में आया है। अब इस लैपटॉप को अपनी पूरी दुनिया बनाना तो बनता ही है ना। माना कि ये लैपटॉप तुम्हारे हाथ में आने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन दिन रात काम करना, हर वक्त बस काम में ही घुसे रहना, ये सही नहीं है ना। और रही बात मेरी, तो जब तुम स्कूल जाती थी, तब स्कूल से आने के बाद घर पर मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाती थी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सहपाठियों को भी। लेकिन फिर भी हाथों में कलम के साथ साथ मैंने बेलन और चूड़ियों को भी जगह दी, क्योंकि चाहे कोई कितना भी पढ़ लिख क्यों ना जाए, हर किसी को अपने लिए खाना तो खुद ही बनाना आना चाहिए। माँ, कौन से जमाने में जी रही हो आप? आजकल की कौन सी पढ़ी लिखी लड़की अपने हाथों से खाना बनाती है? और रही बात वक्त आने पर अपने हाथ से खाना बनाने की, तो हमारे शहर में कितने सारे ऑप्शंस हैं जहाँ से हम खाना ऑर्डर कर सकते हैं। एक नहीं, 100 कुक है, काम वाली है। मेरे हाथों में तो सिर्फ लैपटॉप के लिए ही जगह है ना। आज से पहले मैंने अपने कभी हाथों में बेलन को जगह ना दी थी और ना ही कभी दूंगी। इन शॉर्ट, में रसोई में पैर नहीं रखने वाली। ये सब कहने सुनने की बातें होती है बेटा, दूर से सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन असलियत तो यह है कि चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी को थोड़ा बहुत रसोई का ज्ञान होना ही चाहिए। तुम चाहे 4 कुक लगा लो या 5 काम वालियां, कुछ फायदा नहीं होता। घर में कब क्या लाना है, क्या बनाना है, ये सब देखना घर के सदस्यों की ही जिम्मेदारी होती है। माँ, क्यों घुमा फिरा कर बातें कर रही हो? मेरे पास आपके इस बेहुदा बातों के लिए वक्त नहीं है। जो भी कहना है सीधे सीधे कहिए, बिल्कुल मुद्दे का। मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही समझा रही थी। सोचा माँ की ये 2-4 किताबों की बाहर की बातें तुम्हारी जिंदगी आसान बना दे, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहती। तो अब मुद्दे की बात सुनो। अब तुम 26 साल की हो गई हो, और लड़की चाहे पढ़ी लिखी क्यों ना हो, एक उम्र के बाद हर माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होती है। वैसे तुम्हारे पापा को भी तुम्हारी शादी की चिंता हो रही है। तुमने पढ़ाई के लिए वक्त मांगा, हमने वो तुम्हें दिया। तुमने कहा मुझे इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पर खड़े रहना है, उसके लिए भी हमने तुम्हें वक्त दिया। अब तुम पिछले 2 सालों से जॉब कर रही हो और हम चाहते हैं कि वक्त रहते ही तुम्हें अब शादी भी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो शादी के लिए इनडायरेक्ट राजी कर रही हैं आप? तभी आप मुझे रसोई का ज्ञान दे रही हैं। किसी के भी सीधी बातों का उल्टा पुल्टा मतलब निकालना कोई तुमसे सीख ले। मैं तुम्हें कोई शादी के लिए राजी नहीं कर रही थी। शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये तुम्हारी मर्जी है।
लेकिन क्या है ना, हर लड़की को शादी के बाद बदलना पड़ता है। अब शादी से पहले मैं तुमसे कहती थी कि दिव्या रसोई में मेरी थोड़ी मदद करवा दो, तो तुम्हारा हमेशा का एक ही जवाब रहता था, माँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और आपको पता है ना, ये तेल मसाले के बीच में मुझे खड़ा नहीं रहा जाता। तो क्यों बार-बार बुलाती हो आप मुझे रसोई में? मैं तुम्हें चाय बनाने के लिए रसोई घर में बुलाऊँ या फिर मेहमानों को पानी देने के लिए? तुम्हें पहले से ही रसोई में आना पसंद नहीं था। बचपन की मायके की बात अलग होती है बेटा, लेकिन जब एक लड़की शादी करके ससुराल में जाती है, तब सब कुछ बदल जाता है। माँ, आप कौन-सी लड़कियों की बात कर रही हो? मैं दिव्या हूँ और मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं। मैंने मायके में कभी रसोई में पैर नहीं रखा और ना ही मैं ससुराल में रखूंगी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आजकल कुक होते हैं और वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अब लड़का शहर में अकेला रहता होगा, ऐसे लड़के से तुम शादी कर लोगी तो शायद तुम कुक रख भी लोगी। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत से तुम्हें पूरा परिवार मिल गया, जैसे सास ससुर देवर सब एक साथ रहते होंगे, तो ऐसे घरों में सास को कुक नहीं चलता। ऐसे वक्त में तुम्हें थोड़ी बहुत रसोई की समझ होनी चाहिए। क्या उनके सामने खड़े रहकर सिर्फ इतना कह दोगी कि मैं ये कोडिंग वेडिंग ये सब सीखी हूँ, ये मिर्च कौन सी है, मसाला कौन सा है, ये सब मुझे नहीं पता? तुम्हारे स्वभाव से मैं अभी से लिख कर दे देती हूँ कि तुम यही कहोगी। लेकिन क्या है ना, ससुराल जाकर बेइज्जती तुम्हारी नहीं मेरी होगी, क्योंकि कोई भी यही कहेगा कि तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है क्या? इसलिए तुम्हें बार बार मैं रसोई में बुलाती रहती हूँ। ओके, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, मेरी प्यारी माँ। लेकिन क्या है ना, पहली बात, मैं हमारे घर में कुक रखने वाली हूँ और अगर आप जैसा कह रही है वैसा अगर मुझे ऐसा कोई घर मिल भी गया जहाँ कुक रखने की परमिशन नहीं होगी, तो मैं ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करूंगी। मैं शादी से पहले ही उनसे पूछ लूंगी लड़के की माँ से, अगर उन्होंने कुक के लिए ओके किया तो मैं ही शादी के लिए ओके करूंगी, नहीं तो मैं मना कर दूंगी। और मुझे यकीन है मुझे ऐसी सास मिल ही जाएगी, क्योंकि हर कोई आपकी तरह पुराने ख्यालातों का नहीं होता। हे भगवान, ये लड़की भी ना कहीं की बात कहीं लेकर जाती है। अब इसमें पुराने ख्यालातों की बात कहाँ से आई? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम ऑफिस छोड़ दो और दिन भर बस रसोई घर में बैठो? मैं तो तुमसे बस इतना कह रही थी कि तुम्हें कम से कम कौन से मसाले को क्या कहते हैं, कौन सी चीज घर में कितनी लगती है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये जरूरी होता है घर गृहस्थी के लिए। सब कुछ कुक के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। अभी तो तुम बड़ी होशियारी दिखाकर हाँ 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 कह रही हो, लेकिन जब सच में तुम्हें इन सब की जरूरत पड़ेगी ना, तब तुम्हें माँ याद आएगी, बड़ी आई कुक लगाने वाली। वो तो बस 5-10 मिनट आते हैं और झोंक झाँक कर चले जाते हैं। घर के रसोई का ध्यान घर के लोगों को खुद ही रखना पड़ता है, फिर चाहे कोई कितना भी कमाता क्यों ना हो। माँ, शादी की बात है ना, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दीजिए। आप और पापा दोनों देखते रहिए, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं आपको बता दूंगी। और रही बात रसोई में कुक जाने की, तो ये सब शादी के बाद बातें ही होंगी। वो मैं और अब मेरे ससुराल वाले देख लेंगे। इस बारे में हम दोनों के ख्यालात कभी मैच नहीं होने वाले, इसलिए ये बात हम यहीं पर छोड़ देते हैं। बचपन से हम इसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। मैं इस बात को लेकर हमारे बीच में और झगड़ा नहीं चाहती, इसलिए जो होगा वो मैं ससुराल जाने के बाद देख लूंगी। गीतांजलि चाहे किसी भी तरीके से दिव्या को घर गृहस्थी रसोई इन सब में ध्यान देने के लिए मना ले, लेकिन दिव्या थी कि कभी रसोई घर में पैर रखना ही नहीं चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक हमेशा दिव्या किताबों में घुसी रहती थी। गीतांजलि अगर उसे कोई काम बता भी दे तो वो तुरंत मना कर देती थी। पहले तो गीतांजलि को लगता था कि छोटी है, एक बार बड़ी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएगी, कम से कम खुद के काम तो खुद करना सीख ही जाएगी। लेकिन पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद जैसे ही दिव्या जॉब करने लगी थी, उसे लगने लगा था कि पैसे देकर घर के कामों के लिए वो नौकर चाकर यूं ही खरीद सकती है। हाथों में लैपटॉप आने के बाद दिव्या घर के कामों से कुछ ज्यादा ही दूर भागने लगी थी और घर के काम रसोई इन सब को लेकर लगातार गीतांजलि और दिव्या में बहस होती थी। ऐसे में दिव्या के लिए अब रिश्ते आना शुरू हो गए थे। वैसे दिव्या के लिए रिश्ते तो कई सारे आ रहे थे, लेकिन दिव्या की ढेर सारी शर्तें उनकी वजह से कई सारे लड़कों को दिव्या से मिलने से पहले ही वापस लौटना पड़ता था। ऐसे में एक ही लड़के की तस्वीर दिव्या को पसंद आती है। गीतांजलि और दिव्या के पापा मिश्रा जी उस लड़के को उसके परिवार को अगले दिन घर पर बुलाते हैं। अगले दिन सुबह आपके परिवार के बारे में और राजवीर बेटे के बारे में हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं। हमारे पारिवारिक संबंध वैसे नहीं है, लेकिन व्यावसायिक संबंधों की वजह से हमारे दादा परदादा के वक्त से हमारा परिवार एक दूसरे को जानता है। अब यह रिश्ता नया रूप लेने वाला है भाई, इस बात से हम बड़े खुश हैं। हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या है ना, हमारी बेटी बहुत ज्यादा खुले विचारों की है। एक बार लड़का और लड़की एक दूसरे से बात कर लें तो अच्छा रहेगा। आप भी हमारी दिव्या से एक बार बात कर लो, फिर तब जाकर हम ये सब बातें आगे बढ़ाएंगे, हैं?
हाँ, आजकल के बच्चों को पुरानी परंपराएं, पुरानी बातें इन सबसे कुछ लेना देना नहीं होता। उन्हें तो बस कमाने से मतलब होता है। और मुझे भी कभी-कभी लगता है कि नई पीढ़ी के साथ बहस करने से अच्छा है कि हम उनके तरीके से खुद को बना लें, ताकि कम से कम घर में होने वाले झगड़े तो बंद हो जाए। हमें यहाँ आने से पहले ही पता था कि दिव्या बेटी जॉब करना चाहती थी। हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको सिर्फ मेरे जॉब करने के बारे में ही पता है। अगर आपने मेरे बारे में खुलकर जानकारी निकाली होगी तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने आज तक कभी भी रसोई में पैर नहीं रखा है और मैं आगे भी नहीं रखूंगी। मतलब अभी तक मैंने घर के सभी काम किए और बहू आने के बाद भी घर के सभी काम मुझे ही करने होंगे। सच कहूँ तो काम करना मुझे भी पसंद नहीं है, वो तो मेरी मजबूरी थी। इतनी पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू है आपके पास, आपको भी घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर के कामों के लिए काम वाली रख लेंगे। और रही बात खाना बनाने की, तो खाना बनाने के लिए हम कुक रख लेंगे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अरे बेटा, आपत्ति किस बात की? आजकल की लड़कियां दिन भर लैपटॉप के सामने काम करती हैं। उनके पास कहाँ फुर्सत है घर में बैठकर रोटी सब्जी बनाने की। हमें कोई आपत्ति नहीं है। देख लो माँ, मैंने कहा था ना, हर कोई आपके जैसी पुरानी सोच लेकर नहीं बैठता है। मैंने अपनी मर्जी से पढ़ लिख भी लिया है और मुझे मेरी मर्जी का ससुराल भी मिल गया है। आपको मेरी बड़ी चिंता थी ना, तो अब आपकी सारी चिंता खत्म हो गई है। माँ बाप की चिंता कभी खत्म नहीं होती बेटा। और रही बात खाना बनाने की, तो आज भी मेरा वही कहना है कि हर किसी को घर में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो घर घर नहीं रहता। खैर, वक्त आने पर मेरी ये बात तुम्हारे समझ में भी आ जाएगी। बचपन से दिव्या ने पढ़ाई के अलावा कुछ किया होगा तो एक ही काम किया था, गीतांजलि की बातों को नजरअंदाज कर देना। आज भी गीतांजलि की बातों को नजरअंदाज करके दिव्या आगे बढ़ जाती है। घर में दिव्या की शादी तय हो गई थी। इस बात से घर का माहौल अब बदल गया था। अगले कुछ दिनों में शादी की तैयारियां होती है, सगाई, और फिर कुछ ही महीनों में शादी होकर दिव्या गुप्ता परिवार की बहू बनकर उनके घर चली जाती है। खुद की कॉफी या फिर 4 लोगों की चाय भी जो लड़की नहीं बना सकती थी, वो लड़की कुक के भरोसे शादी करके ससुराल पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद, है बहू, घर का सभी राशन खत्म हो गया है। खाना बनाने वाली दीदी ने खाने में आज सुबह सिर्फ दाल चावल ही बनाए थे। तुम्हें वक्त मिले तो एक बार राशन का देख लेना। तुम्हें तो पता है कि अब मुझसे ये मार्केट वार्केट घूम घूम कर राशन लाना मुश्किल हो जाता है। तुम जरा राशन पानी का देख लो। मैं तो हमेशा सॉफ्टवेयर कोडिंग इन सब में घुसी रहने वाली लड़की हूँ। मुझे इन राशन पानी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने पिछली बार हमारे खाना बनाने वाली जो दीदी है ना, रेशमा, उनको पैसे दे दिए थे राशन लाने के लिए, और जैसा आपने कहा था सब कुछ वैसा ही मंगाया था। आपके हिसाब से तो वो राशन महीना भर चलना चाहिए था, लेकिन पैसे देकर अभी तो सिर्फ 10-12 दिन ही हुए हैं। सब कुछ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया है? मुझे क्या पता बेटा, तुम रेशमा से पूछ लेना। अगर मैंने उसे रखा होता या फिर वो मेरे जान पहचान की होती तो मैं सवाल जवाब करती। लेकिन अगर मैं उसे कुछ कहूँ, खाने जाऊं, तो शायद उसे लगे कि मैं ज्यादा रोक टोक कर रही हूँ और वो काम छोड़ दे। अगर वो काम छोड़कर जाएगी तो तुम मुझ पर ही गुस्सा करोगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम पूरे महीने के राशन के पैसे दे रहे हो, लेकिन इतना राशन कहाँ जा रहा है वो तुम एक बार देखो। क्योंकि भले ही चाय सब्जी रोटी ये सब बनाने के लिए तुम रसोई घर में नहीं जा सकते, लेकिन कौन सी चीज बनाने के लिए कितना राशन लगेगा ये सब तो देखना तुम्हारा काम है। अगर सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दोगी तो कैसे चलेगा? मुझसे ये सब नहीं होता माँ जी। और लगते हैं पैसे तो लगने दो, कोई बात नहीं, हम कमाते ही किस लिए हैं? खाना बनाने के लिए। वैसे भी हमेशा से थोड़ा बहुत ज्यादा राशन लगेगा ही। घर में एक मेंबर बढ़ गया है और खाना भी सबके लिए अलग अलग बनता है। रेशमा को मैंने पैसे दे दिए हैं, वो देख लेगी। माँ जी, अब ये लेकिन वेकिन छोड़ो। 4 पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर मैं ये रसोई संभालने बैठ जाऊंगी ना तो मेरे 4 क्लाइंट हाथ से छूट जाएंगे। वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिव्या की सास शारदा दिव्या को राशन पानी की बातें बताने लगती है, लेकिन दिव्या उन्हें इधर उधर के जवाब देकर अपनी लैपटॉप के बैग को उठाती है और ऑफिस चली जाती है। कुछ दिनों बाद नाश्ते की टेबल पर, राजवीर, तुम कुछ दिनों पहले मुझे कह रहे थे ना कि तुम्हें गले में प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने में दिक्कत होती है। तब तो मुझे लगा था कि तुमने बाहर का कुछ ठंडा खा लिया होगा, इसलिए हो रहा होगा। लेकिन कुछ दिनों से मेरे गले में भी दिक्कत हो रही है। एक साथ हम दोनों को ये गले की प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? गले की प्रॉब्लम तो मुझे भी हो रही है, लेकिन बताऊं किसे? तुम दोनों को कुछ बताने जाओ तो तुम दोनों हमेशा लैपटॉप में घुसे रहते हो। परसों मैं काम वाली पुष्पा बाई के साथ डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा कि शायद तेल की वजह से इन्फेक्शन हुआ होगा। तेल? लगातार कोई हल्का सा या फिर मिलावटी तेल खाने से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कभी कभी सहेलियों के यहाँ चली जाती हूँ, मंदिर चली जाती हूँ, इसलिए बाहर का तेल खाने से मुझे इन्फेक्शन हुआ है।
लेकिन अगर आप दोनों को भी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो मिलावटी तेल है वो हमारे घर में ही है। दिव्या, हमारे घर में कौन से ब्रांड का तेल आता है? मुझे क्या पता मुझे कौन से ब्रांड का तेल खाना चाहिए, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं रेशमा दीदी को पैसे दे देती हूँ और वो उनकी पसंद से, उनकी समझ से जो भी उन्हें लाना होता है वो लेकर आती है। अरे मुझे क्या पता ये क्या जवाब हुआ। तुम खाना बनाना नहीं चाहती थी, हमने कुक रखवा लिया। तुम घर के काम नहीं करना चाहती थी, हमने काम वाली रख ली। लेकिन कम से कम घर में क्या आता है, कहाँ से आता है, इतना तो तुम्हें देखना चाहिए। मुझे देखना चाहिए मतलब? जितना पैसा तुम कमाते हो उतना पैसा मैं भी कमाती हूँ। अगर तुम घर में नहीं देख सकते तो मैं क्यों देखूं? और मैंने पहले भी कहा था, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे, तुम दोनों के झगड़ने से हमारे घर में कौन सा तेल आता है ये थोड़ी ना पता चलने वाला है। एक काम करते हैं, हम रेशमा दीदी से ही पूछ लेते हैं, या फिर घर में जो राशन है उसमें चेक कर लेते हैं कि घर में कौन सा तेल आता है। राजवीर स्टोर रूम में पड़ा हुआ राशन लेकर आता है। घर के सभी सदस्य एक एक करके पूरा राशन का सामान देखते हैं। ये तो बहुत ही लो क्वालिटी का तेल है। ये तो खुला तेल है जो डब्बे में मिलता है। बाकी का सामान भी बिल्कुल लो क्वालिटी का है। पता नहीं कि चोर बाजार से लेकर आई है ये सब। मतलब पिछले 6 महीने से हम खराब चीजें खा रहे हैं। रेशमा आज तो तुम गई। अरे रेगुलर कुक को जितने पैसे दिए जाते हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा पैसे देती हो रेशमा को, फिर भी उसने हमारे साथ ऐसा किया। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बहु शांत हो जाओ, सिर्फ रेशमा ही नहीं, अगर उसकी जगह पर कोई दूसरी खाना बनाने वाली होती तो वो भी यही करती। जिस घर में परिवार के सदस्यों का घर में ध्यान नहीं होता, उस घर में यही सब होता है। कुक सिर्फ खाना बनाने के लिए होना चाहिए। अगर हम हमारे घर में क्या कैसे आएगा, कितना आएगा, ये सब मतलब हमारे घर का पूरा मैनेजमेंट किसी बाहर वाले के हाथ में दे देंगे तो घर का हाल ऐसा ही होगा। हमें कुक बदलने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। मतलब माँ जी सही कहती थी, कोई चाहे कितना भी पढ़ लिख क्यों ना चाहे, रसोई हर किसी को संभालनी ही पड़ती है। आप भले ही रसोई में जाकर खाना मत बनाओ, लेकिन कम से कम खाना कैसे बन रहा है ये देखने के लिए तो आपको किचन में जाना ही पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद फोन पर, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं माँ, बस मैं और राजवीर घर का राशन और किराना सामान लेने बाजार में आए हैं। अरे वाह बेटा, तुम कब से इन सब चीजों में ध्यान लगाने लग गई हो? तुमने तो कहा था पैसे देने पर इन सब चीजों के लिए लोग मिल ही जाते हैं। माफ करना माँ, जिस बात को लेकर मैंने आपसे हमेशा झगड़ा किया, वो बात मुझे आपसे दूर रहने के बाद ही समझ आ गई। दिव्या फोन पर अपनी माँ को रेशमा ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ बताती है। इतना पैसा देते हैं वो लोग, हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें तो अपना घर संभालना ही पड़ेगा ना। रेशमा ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन वो जो सीख तुम्हें देकर गई है ना वो बहुत अच्छी है। हर किसी को अपने रसोई घर का ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर का ध्यान रखना मतलब खुद के, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखने जैसा है। चलो बेटा तुम अपने काम खत्म कर लो, हम बाद में बातें करते हैं। मैं रसोई नहीं संभालने वाली इस बात को लेकर बचपन से दिव्या और उसके माँ में काफी बहस होती थी, लेकिन अंत में दिव्या को समझ आ ही गया था कि तंदुरुस्त रहने के लिए, हमारे खुद के और हमारे परिवार के सेहत के लिए हमें रसोई की तरफ और घर की तरफ ध्यान देना ही पड़ता है, फिर चाहे हम कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले।